हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज हम रीजनिंग सेशन देखने वाले हैं। रीजनिंग सेशन का एक वीडियो ज़रूरी था। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों की तरफ से भेजे गए हैं और कुछ क्वेश्चंस हमारी तरफ से हैं। और रीजनिंग में वो क्वेश्चंस नहीं लेंगे जो आपको आते हैं। बहुत इजी रीजनिंग पार्ट होता है। पहली बात तो बहुत इजी आएगा। जो तीन चार जहाँ आप फंस सकते हैं रीजनिंग में, वहाँ वहाँ हम ये क्वेश्चंस देखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन आपकी तरफ से मेरे पास आए थे, तो वो भी मैं यहाँ लेने वाला हूँ। और हम पूरी रीजनिंग कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जो मैं मान के चल रहा हूँ, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ये सब आप कर लोगे। इसमें कुछ ऑड वन जो छांटना होता है वो सब आप कर लोगे। उसमें मैं नहीं बताऊँगा कुछ। रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और रीजनिंग थोड़ा सा देखेंगे। जहाँ आप थोड़ा बहुत हेजिटेट हो सकते हो, जहाँ आप थोड़ा बहुत फंसते हो, वो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है। चलिए, उसके पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब घाई एजुकेशन। और जिन्होंने कर रखा है, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर विच इज़ नॉट अ लीप ईयर इज़ फ्राइडे, देन व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ द ईयर। देखिए, ये क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं। अगर आप इसको छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, कॉन्सेप्ट चलता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर ईयर का पहला पहला जैन मान लेते हैं 2016 का, पहले जैन को फ्राइडे था, तो 31 जैन 2016 को कौन सा दिन होगा? कुछ ऐसा क्वेश्चन मान लेते हैं। इसके तरह क्वेश्चन था। ठीक, हालांकि 2016 तो लीप ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, चलिए इसको कंफ्यूज होने के लिए हटा देते हैं। कंफ्यूज होंगे आप। चलिए यही क्वेश्चन ले लेते हैं। कुछ भी हो, एक लीप ईयर होता है और एक लीप ईयर नहीं होगा। एक नॉर्मल जो ईयर होता है वो होगा। लीप ईयर में क्या होता है? 366 डेज होते हैं और 365 दिन होते हैं नॉर्मल ईयर में। 366 दिन के हो जाते हैं क्योंकि फरवरी जो होती है वो 29 की हो जाती है, 28 की 29 हो जाती है। ठीक है, समझने वाली बात यह है कि अगर नॉर्मल ईयर है, ठीक है, अगर नॉर्मल ईयर है, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट जैन को जो है वो फ्राइडे है, तो अगले साल के फर्स्ट जैन को सैटरडे होगा। अगर नॉर्मल ईयर है तो बस लॉजिक मैं आपको पूरा नहीं समझा रहा हूँ, बस ये समझिए। अगर फर्स्ट जैन फ्राइडे है तो अगर वो लीप ईयर नहीं है, 365 दिन का साल है, ठीक है, फरवरी 26 की नहीं। अच्छा, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर कैसे फाइंड करते हैं? जो ईयर 4 से डिविजिबल हो जाते हैं वो लीप ईयर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2016, ये 4 से डिविजिबल है, तो ये क्या था? क्योंकि फरवरी जो थी 29 की थी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, बस एक चीज़ आपको फाइंड करना है कि लीप ईयर है कि नहीं है। ये लीप ईयर नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है नॉट लीप ईयर। तो अगर फर्स्ट जैन को फ्राइडे है तो अगले साल के फर्स्ट जैन को सैटरडे होगा, एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है? व्हाट विल बी द लास्ट ईयर। अगर 1 जैन को सैटरडे है तो इसके पहले 31 दिसंबर को क्या रहा होगा? फ्राइडे ही तो रहा होगा। ठीक, क्लियर है? अगर यहीं पे लीप ईयर होता है, मान लीजिए इसको लीप ईयर हम कहते हैं, अगर 1 जैन को फ्राइडे है, ठीक है, तो अगले साल 1 जैन को कौन सा दिन होगा? अगर लीप ईयर है तो एक दिन बढ़ जाएगा, मतलब फ्राइडे नहीं होगा। क्या एक दिन बढ़ जाएगा? मतलब सैटरडे, फिर एक दिन और बढ़ेगा। जैसे हमने यहाँ से फ्राइडे सैटरडे हो गया था, एक दिन बढ़ जाता है जब नॉर्मल ईयर होता है। जब लीप ईयर होता है 2 दिन बढ़ जाता है, क्योंकि फरवरी 29 की बढ़ जाती है, तो ये हो जाएगा संडे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर 1 जनवरी को, अगर मान लीजिए 1 जैन को किसी भी साल में, अगर वो लीप ईयर नहीं है, अगर मान लीजिए यहाँ सैटरडे है, तो 1 जैन अगले साल जो होगा वो संडे होगा। बस ये कॉन्सेप्ट याद है। अगर नॉर्मल ईयर है, अगर लीप ईयर है, 1 जैन को अगर मान लीजिए मंडे है और वो लीप ईयर है, तो 2 बार बढ़ेगा, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे होगा। क्योंकि 29 की फरवरी एक एक्स्ट्रा बढ़ती है, तो एक दिन और बढ़ता है। ठीक है,
तो कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर निकल के क्या आया, अगर 1 जैन लीप ईयर नहीं है, 1 जैन को फ्राइडे था, तो अगले साल 1 जैन को भी सैटरडे होगा, एक दिन बढ़ जाएगा ना, एक दिन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट विल द लास्ट ईयर, मतलब 31 दिसंबर को क्या होगा। जाहिर सी बात, यहाँ 1 जन को सैटरडे पड़ रहा है तो इसका एक पहले दिन क्या होगा, फ्राइडे ही तो होगा। क्लियर है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इन्हें अगर आप छोड़ रहे हैं तो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए सेलिज्म देख लेते हैं, बहुत ईजी आता है, बैंकिंग लेवल का आधा भी नहीं आता है इसमें, बैंकिंग लेवल तो काफ़ी हाई होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत इजी, एसएससी और रेलवेज़ की बात करें तो बहुत इजी पूछा जाता है। देखिए सेलिज्म का अगर हमने पूरा वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है इस पर। क्या कह रहा है, कुछ स्टेटमेंट होगा आपको, फिर कंक्लूजन होगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, कौन से कितने कंक्लूजन आपके ट्रू हो रहे हैं। जैसे कह रहा है सम कैट्स आर किटन्स, ठीक है, ये सम, ये बात समझ में आ गई। फिर कह रहा है ऑल डॉग्स आर किटन, मतलब जब डॉग ये है, ऑल डॉग मतलब ये कहीं किटन्स के अंदर आ रहा है, ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। जहाँ ऑल आता है और किससे कंपेयर किया जा रहा है, ऑल आया है किससे कंपेयर किया गया, ऑल जो होगा हमेशा अंदर चला जाएगा और बाहर जिससे कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई है। दो चीज़ें आपको अगर नहीं समझ, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, मैंने पूरा डिटेल में समझाया है उस चीज़ को, ठीक है, तो वो आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या कह रहा है, सम कैट्स आर, सम मतलब ये हो गए सम कैट्स आर किटन्स, ठीक है। फिर कह रहा है ऑल डॉग्स आर किटन, मतलब ऑल डॉग्स जो है किटन्स के अंदर आएगा, ये चीज़। जहाँ ऑल आता है, ठीक है, डॉग्स हो गया, आर किटन्स मतलब किसके अंदर है, किटन्स के अंदर। ये कॉन्सेप्ट आगे समझ में आ जाएगा। तो आपको जहाँ सम आता है वहाँ ऐसे शेयर कर लेते हैं, सम कैट्स आर किटन्स, ठीक है। चलिए फिगर हमने बना लिया है, एक बार फिर से हम साफ साफ बनाते हैं, सम कैट्स आर किटन्स। फिर कह रहा है ऑल डॉग्स, मतलब डॉग्स इसके अंदर आएगा, ठीक है। चलो अब कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम कैट्स आर डॉग्स, क्या सम कैट्स आर डॉग, कैट्स ये हैं, कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। कैट्स ये हैं, डॉग्स ये हैं, कोई कंपैरिजन है नहीं, पहला कंक्लूजन हो जाता है फेल्ड। सम डॉग्स आर कैट, सम डॉग्स आर कैट, जी हाँ, सम डॉग्स आर कैट, ये भी नहीं, क्योंकि फिर वही बात है, चाहे सम कैट्स आर डॉग कहें, सम डॉग्स आर कैट्स कहें, फिर भी इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, तो दोनों कंक्लूजन हो जाता है फेल्ड। नाइदर कंक्लूजन वन नॉन एंड सेकंड फॉलोज, नाइदर कंक्लूजन वन एंड सेकंड फॉलोज, हाँ ठीक है, कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। बात क्लियर हो गई है। एक क्वेश्चन इससे मिलता जुलता और लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलो ये देख लेते हैं, कुछ वैसा ही है। क्या कह रहा है, ऑल कार्स, हमने क्या बताया अभी अभी, जहाँ ऑल आ जाए, कार्स आर बॉल्स, मतलब कार्स जो है बॉल्स के अंदर चली गई, ऑल बॉल्स मतलब ये बॉल्स है, अब इसके अंदर क्या टेबल चले जाएंगे, मतलब ये टेबल को कवर करेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। ऑल जहाँ है और जिससे कंपेयर किया जा रहा है, जैसे ऑल कार्स, ये कार्स हो गई, ऑल कार्स कंपेयर किया बॉल से, मतलब ये बॉल्स के अंदर चली गई। फिर ऑल बॉल्स आर, मतलब बॉल्स भी किसके अंदर, टेबल के अंदर चली गई। चीज़ समझ में आ गया, डायग्राम ने बना लिया है। अब क्या कह रहा है, सम टेबल्स आर बॉल, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, सम टेबल्स, टेबल्स तो ये पूरा है ना, लेकिन कुछ बॉल्स भी तो हैं, ये इतनी बॉल्स भी तो हैं टेबल में, तो ये कंक्लूजन हो जाता है सही। ये बॉल्स है और सम टेबल्स, ये पूरा टेबल है और कुछ बॉल्स भी हैं, टेबल्स कुछ बॉल्स हैं दिख रही हैं यहाँ पे, ये इतनी तो बॉल्स होंगी टेबल, हाँ, तो पहला कंक्लूजन सही होता है, ठीक है। दूसरी चीज़
क्या कह रहा है, सम टेबल्स आर कार, जी हाँ, सब जो टेबल ये पूरे कवर कर रहा है ये कुछ कार्स भी तो हैं यहाँ पे, दिख रही है, तो दूसरा कंक्लूजन भी सही हो जाता है। तो बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोस। बहुत इजी आता है सैलिज्म, ऐसा कुछ बैंकिंग वाला नहीं आता, बहुत इजी आता है, इसी लेवल का आएगा, ज़्यादा कुछ टफ नहीं आएगा। ठीक है, चले आगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है आप लोगों को। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें करना कुछ नहीं होता है, इसमें एसएससी और रेलवे आपको क्या करता है, कंफ्यूज करता है, मोस्ट प्रोबेबली वो कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो आपको मोस्ट पॉसिबिलिटी ढूंढनी है, ए बी ए डैश बी डैश ए बी डैश ए बी। ठीक है, ऑप्शन आपके पास क्या है, ये ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। करना कुछ नहीं है, बस ऑप्शन में मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ ढूंढनी है। जैसे पहला बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे 3 में आपके पास बी दिया गया है। ठीक है, बस करना कुछ नहीं है, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ आपको दी गई हैं उनको भरने की कोशिश करिए। ठीक है, अब पहले वाले में बी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आपको दिख रही है ऑप्शन में, तो यहाँ बी भर लीजिए। क्या बन रहा है, बी ए, अभी बी ए, और लास्ट में आप कुछ और दिख रहा है, इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें बी, लास्ट में बी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है, तो बी भर लीजिए। अब आप देखो कुछ बन रहा है क्या, बी ए बी, मतलब यहाँ पे बी होगा। पहले दूसरे में 2 बी है, किसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, सॉरी इसमें है, फिर इसमें ए और ए है, बी ए बी, बी ए बी बन गया। सिंपल, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ ढूंढनी है आपको, और आपका कुछ ना कुछ वहाँ दिखने लगेगा। ठीक है, अगर नहीं दिखता है तो कुछ और ट्राई, मतलब और पॉसिबिलिटी चेक करिए अगले वाले में, उसके फिर अगले वाले में, किसी 4 ऑप्शन में, किसी 3 ऑप्शन में, या चारों के चारों में, किसी में एक में भी जो सब में, फॉर एग्जांपल जैसे सब में शुरू अगर मान लीजिए तीसरे नंबर पे कुछ भी यहाँ दिया गया हो, हर किसी में तीसरे नंबर पे बी है, तो कोई ऑप्शन आप उठाएंगे तो वो बी, तो वो तीसरे नंबर में हर ऑप्शन में बी है ना, तो वो हर तीसरे ऑप्शन में बी भरना ही भरना है। मतलब कोई भी ऑप्शन ए बी सी कोई भी सही होगा, तीसरे नंबर पे बी तो फिल होना है ना। ठीक है, ये चीज़ समझ रहे हैं आप, नहीं समझ रहे हैं? उसके बाद वो बीज आप भरेंगे तो आपको कुछ ना कुछ दिखने लगेगा आसपास कि कुछ ये जो टर्म जो बन रहा है इस तरह कुछ बनेगा, और आपकी पॉसिबिलिटीज़ क्लियर होने लगेंगी। एक ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन और लेंगे तो आपको और क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है हमारे पास, डैश बी एम डैश ए एम बी डैश एम डैश ए डैश बी। ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब पॉसिबिलिटीज़ ढूंढिए आपके पास मैक्सिमम ऑप्शन में कौन सी पॉसिबिलिटी ज़्यादा दी गई है। शुरू के 2 में एम है, इसमें बी है, ये नहीं ले सकते, लेकिन लास्ट में देखिए ये एम है, ये एम है और ये एम है, मतलब लास्ट में कहीं ना कहीं एम होगा, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं। अब हमारे पास क्या बना, ए एम बी बी। अब इस तरह का कुछ यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ कुछ दिख रहा है, ए एम बी बी, ये भी बन गया। ठीक है, बी के बाद क्या है, एम है, बी बी एम, बी बी एम, बी बी एम, इसके पहले एम था। देखिए ऐसे आपके सारे बन जाएंगे धीरे धीरे। अब पहले वाले में एम, देखिए एम बी बी एम, एम बी बी एम, फिर यहाँ पे एक डैश है, फिर ए, मतलब यहाँ क्या होना चाहिए। अब आप ऑप्शन देख लो, पहले में एम है, ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, एम है, फिर दूसरे में आपने क्या भरा है, यहाँ पे बी और ए में कुछ पॉसिबिलिटीज लग रही हैं, फिर तीसरे में आपने बी भरा है, तीसरे में आपका बी ए है, खत्म हो गया। मतलब यहाँ इसमें ए होना चाहिए, इसमें ए होगा और इसमें भी ए होगा, एम बी बी एम। ठीक है, देखिए रिपीट होने लगा है। ठीक, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या करनी है आपको, मैक्सिमम ऑप्शंस की पॉसिबिलिटी के साथ खेलना है, और वो कहीं ना कहीं आपका कुछ बनने लगेगा और आपको दिखने लगेगा कि क्या सीरीज़ बन रही है, यहाँ पे क्या भरना जाने वाला है। और दूसरी चीज़, आपको जो नहीं दिख रहा है उसको एलिमिनेट भी करना है साथ में, कि ये ऑप्शंस नहीं हो सकते, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है हमें, तो उनको एलिमिनेट भी करते चलिए, उससे और ईजिली आप कर पाओगे। ठीक है, चले आगे। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। इमेजेस, मिरर वाले इमेजेस वाले क्वेश्चंस मेरे पास आए थे कि उसका कुछ
मिरर के क्वेश्चंस कैसे ट्रिक से सॉल्व करें। ट्रिक में कुछ नहीं होती है, एक छोटा सा मैं आपको एक बता देता हूँ। जब आपको पेज मिलेगा, अगर आपको मिरर कुछ समझ में नहीं, जैसे इसका तो बहुत इजी है, क्योंकि ये पलट जाएगा, एरो इधर से इधर आ जाएगा, एरो जो इधर था वो इधर आ जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा कुछ था नहीं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो क्या करना है आपको, जो पेज होगा ना, आपको जो रफ शीट मिलेगी ना, उस पर ये डायग्राम, हालांकि थोड़ा मुश्किल है, इसको बनाने की कोशिश करिए और डार्क बनाइए, थोड़ा सा डार्क डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। हालांकि बना नहीं, ठीक है, ये डायग्राम डार्क बनाइए इसको, और जब इसको डार्क आप बनाएंगे ना, पीछे पेज पलट के देखिए, उसकी इमेज होगी। सिंपल सा चीटिंग का तरीका है। कुछ भी अगर इमेज है, वाटर इमेज है, कुछ भी है, अगर आपको समझ में नहीं आती तो उस पेज पे डार्कली, मतलब थोड़ा सा पेन को डार्कली दबा के चलाएं और उसको पलट के देख लें, आपका इमेज आपको दिख जाएगी। ये है ट्रिक, और इसकी कोई ट्रिक नहीं है। हालांकि वॉच वाला ट्रिक था, लेकिन वॉच आप घड़ी भी नहीं ले जाने देते हैं आपको वो। तो एक ये है नुस्खा, अगर आपको पहले तो आप देखो, आप कर सकते हो कर लेना, नहीं कर पाते हो तो ये पेज पे कुछ खूब डार्क सा जल्दी से बना के देख लेना, उसको पलट के देख लेना, वो आपको मिरर इमेज दिख जाएगी, उसके अपोजिट क्या बन रहा है वो आपको वहाँ पे दिख जाएगा, चाहे वाटर हो चाहे इसका हो। ये इसका एक, ठीक है, आगे समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लॉक और डायरेक्शन से मिलता जुलता है। क्या कह रहा है, वॉच रीड 4:30 इफ़ द मिनट हैंड पॉइंट्स ईस्ट, इन विच डायरेक्शन विल बी द हैंड आवर हैंड पॉइंटेड। चलिए क्या कह रहा है, घड़ी है, हालांकि घड़ी ऐसी नहीं होती है, लेकिन फिर भी 5 4 3 6, ठीक है। कुछ ये हो रहा है, ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है, ठीक है। क्या कह रहा है, मिनट हैंड जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन जो है वो ईस्ट है, तो ये डायरेक्शन क्या होगा, वेस्ट, ये क्या होगा, नॉर्थ, ये क्या होगा, साउथ। सिंपल सा है। इंडिया का मैप, अगर आपको डायरेक्शन याद नहीं होता तो इंडिया का मैप बनाइए, ठीक है। ये क्या है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, ऐसे आप समझ लें। अगर ईस्ट ये है, इसके अपोजिट क्या है, वेस्ट है। ईस्ट अगर ये है तो अपोजिट क्या है, वेस्ट। और ईस्ट वेस्ट के ऊपर क्या होता है, ऊपर ये साइड में नॉर्थ होगा। ईस्ट और वेस्ट के ऊपर क्या होगा, नॉर्थ होता है, ठीक है। चलो और से, और आपकी जो घड़ी है वो आवर हैंड की, वो यहाँ कहीं है। पूछ क्या रहा है, विच डायरेक्शन विल बी द, अच्छा ये क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। सिंपल सा है, डायरेक्शन से क्वेश्चन था। बहुत इजी आता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए आप थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करेंगे। देखिए रीजनिंग भी प्रैक्टिस का ही खेल है, और उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। चलो ये क्वेश्चन लॉजिक रीजनिंग से है, और एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जहाँ आप उलझोगे, ठीक है। इजी क्वेश्चंस मैं नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, रीजनिंग में कुछ इजी, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, वहाँ आप कर लोगे। इन क्वेश्चन में आप उलझ सकते हो, इसलिए मैं वो क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ। क्या कह रहा है, प्रिया एंड हिज फादर, डिफरेंस, सॉरी डिफरेंस लिखा हुआ, प्रिया और फादर की एज की डिफरेंस जो है वो 31 है, पहली चीज़। आफ्टर 8 ईयर प्रिया की एज 8 साल जुड़ी, एंड देयर फादर आफ्टर 8 इफ देयर सम, अच्छा ठीक है, दोनों का फादर का भी 8 साल जुड़ने के बाद जो सम हुआ है 69 हो गया। क्या पूछा है, प्रेजेंट एज। क्वेश्चन पहले आप समझ लो, प्रिया एंड हर फादर डिफरेंस इन देयर एज इज 31। प्रिया उसके फादर की एज का जो डिफरेंस है वो 31 है, ठीक है, पहली चीज़। आफ्टर 8 ईयर इफ द सम ऑफ द एजेस विल बी 69, 8 साल बाद, मतलब 8 साल की प्रिया भी बढ़ी और 8 साल के फादर भी, उनकी एज ऐड हुई, तब जाके 69 हो गया, ठीक है। दो मेथड है इसके, दो मेथड है इसको सॉल्व करने के। पहला मेथड हम ले रहे हैं, ये पहला जो थ्योरेटिकल जो हर कोई कर लेगा। प्रिया फादर 31 है, और ये कितना होगा, ये चीज़ प्रिया प्लस फादर प्लस 16 इक्वल टू 69। प्रिया प्लस फादर इक्वल टू 69, इधर जाएगा माइनस होगा, तो ये आ जाएगा 3 और 53, ठीक है, 53। प्रिया प्लस फादर 53 कैंसिल हुआ, ठीक है, ये हो जाएगा 484। फादर की एज आ गई 42। तो किसी में भी इसमें, चाहे इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में, किसी इक्वेशन में पुट कर लें, और इसमें पुट कर लेते हैं तो प्रिया की एज आ जाएगी, फादर की एज आ गई 42 और प्रिया की एज आ जाएगी आई थिंक 11, हाँ 11। ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए है।
ये तो था कन्वेंशन मेथड जो आप आ, सदियों से करते चले आ रहे हो, इस तरह का। ठीक है, कुछ खास नहीं था, क्वेश्चन मेरे पास भेजा गया था इसलिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। लेकिन इसमें इन क्वेश्चनों में आप फंसोगे। ठीक है, मुझे पता है, क्योंकि वहाँ 1 घंटे में जब ये क्वेश्चन करने बैठोगे तो बहुत हैक्टिक, मतलब ये सिंपल सा आप इक्वेशन बना लेना, P-1 आप प्रिया माइनस फादर इसको 31 है, और दोनों की एज ऐड हुई हैं ये ऐड हुई हैं, तब जाके 69 हो गया। बस इक्वेशन P+F आ जाएगा, सॉल्व कर लेना। और दूसरा मेथड जो मैं कह रहा हूँ वो है ऑप्शन मेथड। ठीक है, दोनों के मान लीजिए एज तो यही दी है ना, तो दोनों का डिफरेंस, ये भी 31 दिया हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये भी 31 ही आएगा। ठीक है, इनका निकालेंगे तो ये भी 31 आएगा। ओके, सबका 31 ही है, कुछ नहीं कर सकते। फिर दूसरा काम क्या करना है, दोनों की एज 8-8 ऐड हुई है, मतलब 8-8 में 16 ऐड हुई हैं, तो इन दोनों की एज जो है 42 + 11 कितनी हुई, 53। इसमें 16 ऐड करिए, क्या 69 बन रहा है? ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? जैसे फॉर एग्जांपल इसको ऐड करेंगे, 17 48 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 15, 1 लगा 5। इसमें अगर 16 ऐड करेंगे तो 69 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। पहले ही ऑप्शन हमारा आ गया है, और आप चेक कर लो 44 और 13 दोनों की एज ऐड करेंगे, 57 हुआ। इसमें 16 साल और ऐड होगा, 8 उसका, 8 उनके फादर का, 8 प्रिया का, तो ये हो जाएगा कुछ 13 6 7 73, 69 नहीं हो रहा, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। एक ऑप्शन मेथड होता है, इसको भी आप अपना सकते हो। ठीक है, अगर आप कन्वेंशन मेथड नहीं करना चाहते हो, उससे नहीं हो रहा है, तो आप ये ऑप्शन मेथड भी आप देख सकते हो। ठीक है, देखिए कभी कभी होता है कि यहाँ तो ऑप्शन सारे डिफरेंस सारे 31 आ रहे हैं, कभी कभी होता है किसी किसी के 31 नहीं होते, जैसे दोनों डिफरेंस है, एज है मान लीजिए, क्योंकि आंसर इन्हीं में से कोई है। ठीक है, तो आप डिफरेंस देख लो 31 आ रहा है कि नहीं, अगर 31 जिसका नहीं आ रहा उसको तुरंत वहीं एलिमिनेट कर दो। ठीक है, मान लीजिए इन दोनों का नहीं आता तो एलिमिनेट, आपको ये 2 ऑप्शन बचते। ठीक है, आप दोनों को ऐड कर लो, और फिर 8 साल इसका, 8 साल उनके फादर का जोड़ के 16 साल और जोड़े को, तो 69 आना चाहिए। एक मेथड ये भी सॉल्व करने का होता है। ठीक है, तो ये मेथड अगर वाला नहीं आए, कन्वेंशन मेथड नहीं आता है, तो आप ये ट्रिक मेथड मतलब ऑप्शन मेथड कर सकते हो। और ऑप्शन मेथड सबसे सिंपल होता है। यहाँ तो आपको चारों ऑप्शन ऐसे मिल गए जो 31 डिफरेंस आ रहा है, लेकिन एग्जाम में अक्सर ऐसे 1-2 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं जिनका 31 डिफरेंस ही नहीं आएगा, तो 2 ऑप्शन आप बचते हैं, तो आपको ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सम इक्वेशन आर सॉल्व्ड इन द बेसिस ऑफ सर्टेन। एक पैटर्न दिया होता है, जिस पैटर्न पे 2 इक्वेशन आपको यहाँ दिख रही हैं, उस पैटर्न पे 2 इक्वेशन सॉल्व कीजिए, और तीसरा आपको क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। जैसे पहला क्या कह रहा है, 3 × 8 × 2 का क्या लिखा हुआ है, 8 3 2। बहुत सिंपल होता है, ये सिंपलेस्ट होता है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, 6 4 1 का क्या लिखा हुआ है, 4 6 1। अब देखिए जो नंबर इधर दिए गए हैं वही नंबर इधर भी दिए गए हैं, 8 3 2, लेकिन ऑर्डर जो है वो अलग है। ऑर्डर देखिए कैसे दिया गया है, ये 8 3 2, मतलब ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, यही ऑर्डर लगाया गया है ना। और इसमें भी ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, सेम ऐसी ऑर्डर। तो पूछा क्या गया है, 8 6 1, मतलब ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ऑर्डर लगा लीजिए, 6 8 1। डी इज़ द राइट ऑप्शन। बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है, लेकिन अगर आपसे ये कराया जाए तो आप बताओ आप ये कैसे कर सकते हैं। ये इजी नहीं होता। और ये क्वेश्चन जो मैंने बताया ना कि 3 से 4 क्वेश्चन जो होंगे आपका टाइम लेंगे, वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें सोचोगे कि यार तो बहुत इजी है, ये तो हो जाएगा, लेकिन ये दिख रहा है आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या होगा, 12 + 10 = 1205, 8 + 8 सॉरी 11 + 8 = 885, 16 सॉरी +15 = व्हाट, ये पूछा है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में मेरा मशवरा यही है, मेरा एडवाइस यही है कि अगर 30 सेकंड से 45 सेकंड तक आप पकड़ लेते हो इस क्वेश्चन को, चलो 1 मिनट ले लो तो करना, अगर 1 मिनट से ऊपर टाइम लेता है तो प्लीज़ उसको छोड़ देना। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो बहुत आसान, कुछ दिख रहा है आपको, ये प्लस है, लेकिन यहाँ पे 12 × 10 करें तो 120 आता है, 11 ×
8 करें 88 आता है। और ये क्या है, सिंपली 16 इंटू 15 आप करोगे तो क्या मिलने वाला है आपको, ये मिलेगा 240 और 5 ऐड कर देना। ये जो है ना, ये है 5 ऐड कर दिया गया है, तो 16 इंटू 15 करोगे 240 आएगा और 5 ऐड कर देना है। सिंपल था, लेकिन अगर आप पकड़ लेते हो उसको 1 मिनट के अंदर अंदर तो ही इसमें उलझना, वरना एग्ज़ाम में टाइम प्लीज़ ख़राब मत करना, ठीक है। टाइम का ही सारा खेल होता है, ठीक है इजी, ऐसा नहीं है। आपको देखोगे आप स्पॉट कर लोगे क्या किया गया है। अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ना ही बेहतर होगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन कैसे आप मतलब कर सकते हो, मैक्सिमम जितने सॉल्व कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। जितने मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हो कोशिश करो सॉल्व करने की। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, रीजनिंग सिर्फ आपसे प्रैक्टिस का खेल होता है, मैंने पहले भी कहा है, उतना आप इन क्वेश्चनों को टैकल वहाँ कर पाओगे। चलिए, ये होता है डायग्राम पैटर्न कंप्लीट करना होता है इसका, बहुत आसान है। सिंपल सा आप दिख रहा है, आप यहाँ स्क्वायर और होगा, ठीक है। सिंपल सा ये कर लो, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो स्क्वायर आपका ये बन रहा है, यहाँ पे कॉर्नर पे ये होगा। अब ढूंढो, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ठीक है, और ये भी है। फिर आगे देख लो, यहाँ 3 की लाइनें खींची हुई हैं, इसमें 3 है, इसमें नहीं है। सिंपल सा होता है, इसमें इतना कुछ मैं बताने वाला है नहीं, लेकिन इसमें भी गलतियाँ करते हैं लोग, तो इसलिए थोड़ा सा ये सब गलतियाँ ना हो, इसलिए पहले ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। जहाँ से लगे कि ये नहीं हो सकता तुरंत उसको काट दीजिए, उस ऑप्शन पे निगाह नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर उस पर बार बार निगाह जाएगी तो वो आप और कंफ्यूज हो गए। तो उसको पहले ही एलिमिनेट करिए, उसको नहीं देखना है। कंप्यूटर पे कहाँ एलिमिनेट करेंगे फिर भी मतलब उस पर इग्नोर कर दीजिए कि ये ऑप्शन बी और सी तो नहीं है, ठीक है। आगे आप ऐसे करते चले जाएं। हिडन इम्बेडेड फाइंड करना होता है इसमें। ये डिज़ाइन जो बनी है, ठीक है, और इन चारों में ये डिज़ाइन इसमें छुपी है और आपको निकालना है ढूंढ के कि कौन सी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह का जो डिज़ाइन है, क्या इसमें बना हुआ है इस तरह का कुछ? नहीं, इस तरह का नहीं है। ये गया, कुछ इस तरह का है क्या? हाँ, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये है। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि बहुत लेंदी है, ये होगा। इस तरह का आपको आइडेंटिफाई करना होता है। एक डिज़ाइन दे दिया जाएगा, उसमें एक डिज़ाइन से 4 ऑप्शन निकाले जाएंगे, उसमें बताया जाएगा कि फाइंड हिडन पैटर्न जो बना हुआ है अंदर, इसमें कोई ऐसा पैटर्न जो बना हुआ है आपको इन 4 ऑप्शन में दिख रहे हैं कि नहीं। बहुत ईजी था, आप कर लोगे, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अच्छा, ये थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आती है लोगों को कि कैसे करेंगे। देखिए, इसमें करना, इस क्वेश्चन में लोगों को प्रॉब्लम आती है, द शीट ऑफ पेपर हैज़ बीन फोल्डेड एंड शोन इन। अच्छा, ये पेपर एक शीट है, जैसे हेक्सागन की ये शीट दी गई है, यहाँ पे आपको डायग्राम दिया गया, इसको फोल्ड किया गया है 3-4 भागों में, 2-3 स्टेप में फोल्ड किया गया है। और फिर जब उसको खोलेंगे तो क्या डिज़ाइन अंदर बनेगी, इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है। तो जैसे जैसे फोल्ड किया जा रहा है वैसे आप लाइनिंग बनाते चले जाओ। ऐसे पहले फोल्ड किया गया, फिर इसको यहाँ से फोल्ड किया गया, इस जगह से, देखिए यहाँ से फोल्ड किया गया, मतलब इस जगह से यहाँ से फोल्ड किया गया, ठीक है। फिर क्या, फिर यहाँ बीच से फोल्ड कर दिया गया है, ठीक है। अब ये डिज़ाइन सेम इधर भी तो बनेगी, क्योंकि बीच से फोल्ड किया गया ना। कुछ ऐसा मिलता जुलता आपको दिख रहा है? ये नहीं है, ये है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि बीच का भी, और फिर यहाँ से, हाँ ठीक है, बी इज़ द राइट ऑप्शन। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना। जैसे फोल्ड किया था वैसे आप इस पर डिज़ाइन बनाते चले जाओ, और ये डिज़ाइन जो इस एक साइड बनेगी वो दूसरी साइड रिपीट ज़रूर होगी, क्योंकि बीच से फोल्ड किया गया है, आपको ऑप्शन दिखने लगेगा, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, लेकिन बस ऐसे स्टेप फॉलो कर लेना, आपका ऑप्शन मिल जाएगा, दिख जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, इसमें मैट्रिक्स फाइंड करना होता है। मैट्रिक्स जैसे ये दिया है ना, ये रो कॉलम और रो का कम्बिनेशन होता है। ये इसको इधर वाले को कॉलम कहते हैं, इधर को रो कहते हैं। ये रो है, ये कॉलम है, ठीक है, कम्बिनेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पूछा है मिल्क, MILK मिल्क बनाना है आपको, ठीक है। किस कॉलम और रो को मिलके M बनेगा? फॉर एग्जांपल पहला ऑप्शन हम उठाते हैं 1 और 2, इधर से ये 1 हो गया और इधर से ये 2 हो गया, ठीक है। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, M बन रहा है, सही है, पहला सही है,
ठीक है। अब दूसरा क्या है हमारे पास, 6 7, 6 7 मतलब इधर से इस साइड से 6 उठाएंगे, ये रहा 6, और इधर साइड से इस साइड से 7 उठाएंगे, मतलब 7 यहाँ पे है, ये आई, ठीक है। हाँ ठीक है, आई भी बन गया हमारे पास, ठीक है, ये भी करेक्ट है। तीसरा 3 2 है, इधर साइड से इस से 3 उठाएंगे, 3 ये रहा, और इधर से 2 उठाएंगे, एल, ठीक है, तीसरा भी बन गया। हाँ ठीक है, एल मिल रहा ना, इधर से 3 और इधर से 2, एल मिल गया, हाँ ठीक है, ये भी बन गया। 9 9 9 ये रहा और 9 ये रहा, बिल्कुल, मतलब ए इज़ द राइट ऑप्शन। आगे मेथड कैसे करते हैं, देखिए बहुत इजी होता है, इसमें कुछ मैंने बताने वाला, मैं क्या बता दूं उसमें, सिंपल सा है, कॉलम इधर से रो, दोनों को मैच करेंगे और आपका कुछ जो बनाना है आपको मिल्क, वो आपको ढूंढना है यहाँ पे, ठीक है। पहले में मिल गया, कोशिश करिएगा कि ऑप्शन बी और सी उठाइएगा, अधिकतर एग्जाम में जो होता है वो बी और सी ही में ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, तो ऑप्शन अगर उठा रहे हैं तो बी और सी से उठाना शुरू करिए। एक क्वेश्चन और मिलता जुलता कर लेते हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। ये है, अब यहाँ पे हमें क्या बनाना है, नेक्स्ट, ये बनाना है ना, नेक्स्ट, नेस्ट, सॉरी, नेस्ट बनाना है। एन देखेंगे, एन हमें बनाना है, पहले में एन बनाना है, तो ऑप्शन हम पहले कौन से उठाते हैं, चलिए ए ही ले लेते हैं, 6 5, इधर से 6 कहाँ है, ये रहा 6, और ये कॉलम और इधर वाला जो होता है ये रो होता है, कॉलम और रो, कॉलम नहीं उठाएंगे, कॉलम और रो, इधर वाला उठाएंगे फिर इधर उठाएंगे, 6 हो गया। अब 6 ये रहा, 5 कहाँ है, ये 5, ये 6, एन बन रहा है, बिल्कुल सही है। अगला 6 8, 6 ये है, 8 ये है, ये 8 है ना इधर वाला, ये 6 है, ई बन रहा है, सही है। 2 3, 2 ये रहा और 3 आपका ये है, एस बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। 8 7, 8 आपका ये है और 7 आपका ये है, आई है, ये ऑप्शन हो जाता है गलत, ये नहीं बन रहा है, ठीक है। अब इसी तरह अगले ऑप्शन से मैच करेंगे, अगला ऑप्शन हमारे पास क्या है, 5 8, 5 ये रहा और 8 आपका ये रहा, 5 8, एन बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। 4 3, 4 आपका ये है और 3 आपका यहाँ से लेके आएंगे, ई है, ठीक है, बिल्कुल सही है। 1 3, 1 आपका ये है और 3 आपका ये है, इधर से ये, इधर से 1 से ये, एस बन रहा है, ठीक है। 3 3, 3 आपका ये है और इधर से 3 ये लेके आएंगे, टी, बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। बहुत इजी होता है, बस पैटर्न फाइंड करना होता है, ये हर कोई सही कर लेता है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। हालांकि किसी ने पूछा था मुझसे कि ये मैट्रिक्स वाला कैसे सॉल्व करते हैं, तो कॉलम और रो को मैच करके जो वर्ड बन रहा है, जैसे 2 1 है तो ये कॉलम है और ये रो है, तो कॉलम क्या है, कॉलम इधर देखेंगे, ये 2 हो गया, 1 ये हो गया, तो ये एन बन रहा है, ठीक है। हमें बनाना क्या है, पहले वो उस पर नज़र रखिए और ऐसे करके बनाना शुरू कर दीजिए, जो आपका सही ऑप्शन होगा वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। रीजनिंग में जो क्वेश्चन जहाँ जहाँ फंस सकते थे वो आपको मैंने बता दिया है। जहाँ तक पैटर्न मैट्रिक्स वाले के पैटर्न वाले सॉल्व की बात है, जो आपके आते हैं 2 4 6 वाले, इनमें बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी, जितनी ज़्यादा, इसमें कोई ट्रिक नहीं होती है, इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप वहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, फिर किसी वीडियो में ज़रूर मिलूँगा।